हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, देखिए काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं पहुंचा आप तक क्योंकि मेरी हेल्थ का इशू था। एक्चुअली मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और आवाज़ बिल्कुल ही नहीं साफ निकल रही थी। इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता तो आपको शायद वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, यही सारे कारण थे जिस वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंचे। ठीक है ना। और आपका जो सिलेबस चल रहा था और आपका जो कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर चल रहे थे उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। ठीक है, बाकी और कोई कारण नहीं था, हेल्थ का ही इशू था। हेल्थ इशू काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो चुका है और मेरी वॉइस भी पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो अपने लोग शुरू करते हैं। अपने लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में अपने लोग प्रेम्बल को कवर कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में अपने लोग शायद प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदान पर बात कर रहे थे। ठीक है ना। अब आपको वीडियो उसी क्रम में मिलते रहेंगे जिस क्रम में मैंने आपको देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो अब अपने लोग टाइम को ना जाया करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अपने लोग प्रेम्बल को पढ़ रहे थे और प्रेम्बल में अपने लोगों ने ठीक है ना, जो अपने लोग पढ़ रहे थे शासन का स्वरूप क्या था। ठीक है ना, तो शासन के स्वरूप में अपने लोगों ने मेरे ख्याल से लोकतंत्र को कवर कर लिया था। ठीक है ना। अब अपना लास्ट वर्ड जो है वो है गणराज्य। ठीक है ना, आप लोग इसको कवर करेंगे। फिर जो शासन का स्वरूप है ये आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज अपने लोग कवर करते हैं गणराज्य को। ठीक है ना, रिपब्लिक हेडिंग डालिए आप लोग, गणराज्य, रिपब्लिक। ठीक है ना, गणराज्य। देखिए गणराज्य डाल के पहले लिखिए थोड़ा सा। देखिए गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है यहाँ शासन का प्रमुख वंशानुगत ना हो, हेरिडेटरी। यहाँ शासन का प्रमुख वंशानुगत ना हो, हेरिडेटरी। वंशानुगत को अंडरलाइन कीजिए। जहां शासन का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मनोनीत किया जाता हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मनोनीत किया जाता हो। मनोनीत को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है ना, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मनोनीत किया जाता हो, यानी कि इलेक्ट किया जाता हो। ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने क्या समझा गणराज्य की डेफिनेशन में कि गणराज्य तात्पर्य एक ऐसे देश से, ठीक है ना, जिसका प्रमुख वंशानुगत ना हो। ठीक है ना, वंशानुगत ना हो तो फिर कैसा हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हो, मनोनीत ना हो, निर्वाचित हो। ठीक है ना। देखिए समझते हैं, अपने डेफिनेशन में दो चीजें आई हैं। एक है राज्य का प्रमुख, ठीक है ना। इसी से एक मिलता जुलता आपको शब्द मिलेगा शासन का प्रमुख। क्या मिलेगा, शासन का प्रमुख। राज्य के प्रमुख को बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट। और इसको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नेंस, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब देखो इन शब्दों में अंतर क्या है, क्योंकि राज्य के प्रमुख को समझने के लिए हम जब इससे कंपेयर करेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। देखो राज्य का प्रमुख का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति के नाम से पूरे देश का शासन चलाया जाता हो। ठीक है ना, जिस व्यक्ति के नाम से ही सारे काम होते हो उसको बोलते हैं राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ नेशन। ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको। और शासन के प्रमुख को बोलते हैं जो वास्तव में सारे निर्णय ले, जो ग्राउंड लेवल पर काम करे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं शासन का प्रमुख। इसीलिए राज्य के प्रमुख को बोलते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका।
और हमारे यहाँ नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। यही क्या है? यही राज्य के प्रमुख है। और हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये तो अपने नोबेल लोकतंत्र में पढ़ा ही था। तो राज्य का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जिसके नाम से इस देश में सारे निर्णय लिए जाए, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं नाम मात्र कार्यपालिका है। सारे निर्णय इसके नाम से ही लिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होगी? वो शासन के प्रमुख के हाथ में होगी। और शासन का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे यहाँ सारे निर्णय किसके नाम से लिए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, यानी कि वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम से लिए जाते हैं। लेकिन वो वास्तव में सारे निर्णय लेते कौन है? वास्तव में सारे निर्णय लेने की शक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो यही अंतर होता है राज्य के प्रमुख और शासन के प्रमुख में। जो गणराज्य से तात्पर्य है, गणराज्य से तात्पर्य क्या है? गणराज्य से तात्पर्य जो है वो किसके सेंस में लेंगे? हम इसके सेंस में लेंगे। अगर ये दोनों चीजें एक ही होती तो प्रेम्बल में, प्रस्तावना में इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द नहीं होते। इसके लिए लोकतंत्र शब्द है, इसके लिए गणराज्य शब्द है। तो गणराज्य से मतलब किसका? इससे है गणराज्य, ठीक है ना। एक कोई ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख, ठीक है ना, वंशानुगत ना हो। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? वंशानुगत का मतलब होता है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यक्ति शासन ना करता हो। जैसे कि पहले आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे, मौर्यन पीरियड में जाएंगे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने रूल किया, उसके बाद उनके पुत्र अशोक ने रूल किया। ऐसे ही मुगल पीरियड में जाइए, पहले बाबर ने किया, फिर हुमायूं ने किया, फिर अकबर ने किया, फिर जहांगीर ने किया, फिर शाहजहां ने किया। तो हेरिडेटरी ना हो, वंशानुगत ना हो। इससे पहले हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि रामनाथ कोविंद के बाद उनका पुत्र ही राष्ट्रपति बनेगा। वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन हम अभी ये नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? हमारे यहाँ राज्य के प्रमुख का चुनाव होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना। तो आप इसको ये समझ गए होंगे कि राज्य का प्रमुख, ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो। जैसे अमेरिका में देखिए, अमेरिका में तो संसदीय लोकतंत्र है नहीं, तो अमेरिका में राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति है। वहां पर प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता, वहां पर जो बाइडेन ही राज्य के प्रमुख है और जो बाइडेन ही शासन के प्रमुख हैं। जो बाइडेन के नाम से ही सारे निर्णय लिए जाएंगे और जियो बाइडेन ही सारे निर्णय लेंगे। फ्रांस में आप चले जाइए, फ्रांस में राज्य का प्रमुख अलग है, शासन का प्रमुख अलग है। जर्मनी में चलाइए, राज्य का प्रमुख अलग है, शासन का प्रमुख अलग है। आप ब्रिटेन में चले जाइए, राज्य का प्रमुख वहां पर कौन है? हेड ऑफ स्टेट कौन है? वहां पर सम्राट। और हेड ऑफ गवर्नेंस वहां पर गवर्नमेंट कौन है? वहां पर प्रधानमंत्री है। वहां पर सारे निर्णय सम्राट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन सारे निर्णय लेता कौन है? वहां का प्रधानमंत्री लेता है। सेम यही चीज हमारे यहाँ होती है। तो हमारे यहाँ राज्य के प्रमुख का मतलब है वो वंशानुगत ना हो, ठीक है ना। जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से, और जनता के द्वारा भी चुना जाए, लेकिन वो मनोनीत ना हो, वो निर्वाचित हो। देखो, आप जब देखेंगे जब भारत गुलाम था उस समय भारत में किसके नाम, भारत में कौन शासन प्रशासन चलाता था? वायसराय चलाता था। वायसराय को कौन, वायसराय भारत में कैसे आता था? वायसराय भारत में अपॉइंट होकर आता था, मनोनीत होकर आता था। उसको कौन भेजते थे? ब्रिटेन की सरकार भेजती थी, वहां पर सम्राट भेजते थे। तो वो क्या करते थे, जो वहां का एक सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड, वहां से किसी व्यक्ति को भारत भेजते थे और उसको भारत का वायसराय बना देते थे। भारत की जनता उसको नहीं चुनती थी। क्या वर्तमान में ऐसा है? क्या वर्तमान में राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है? क्या वर्तमान में प्रधानमंत्री या किसी प्रधानमंत्री की सरकार किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है बाकायदा, ठीक है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। अब देखो, राज्य के प्रमुख और शासन के प्रमुख में अंतर क्या है? तो राज्य के प्रमुख को मैंने अंतर बता ही दिया, और अगर इसको डेप्थ में अंतर समझो तो जो शासन का प्रमुख होगा वो किसका प्रतिनिधि होगा? वो जनता का प्रतिनिधि होगा। कौन होगा?
जनता का प्रतिनिधि होगा, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही क्या है? जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जो शासन का प्रमुख होगा, जो मेन शासन को चलाएगा, वो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही तो चलाएगा। तो हमारे यहाँ जनता का शासन कौन चलाता है? हमारा प्रधानमंत्री चलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो एमपी के रूप में चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है? उसको जनता ही तो चुनती है, सारे सांसदों को जनता ही तो चुनती है, उन सांसदों में से ही मंत्री नियुक्त होते हैं। तो ये जनता का ही तो शासन है। तो यही अंतर होता है गणराज्य में और लोकतंत्र में, ठीक है ना। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख, और गणराज्य का मतलब होता है जिसके नाम से सारे निर्णय लिए जाएं, ठीक है ना, और वो वंशानुगत ना हो, ठीक है ना, और उसका चुनाव जनता के द्वारा हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, और वो निर्वाचित हो। और शासन के प्रमुख का मतलब हो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो, और जो वास्तविक शासन चलाएगा उसको बोलेंगे शासन का प्रमुख। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं वो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, जब गणतंत्र दिवस होता है हमारे 26 जनवरी को, तो झंडा कौन फहराता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति फहराते हैं। और जब स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को, तो झंडा कौन फहराते हैं? तब फहराते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। मैं इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और भारत में देखेंगे तो भारत में भी लोकतंत्र है, भारत में भी डेमोक्रेसी है। क्योंकि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, शासन का वास्तविक प्रमुख, ठीक है ना। वहां भी सारे निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, जो प्रधानमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ भी सारे वास्तविक निर्णय कौन लेता है? शासन के प्रधानमंत्री लेते हैं। प्रधानमंत्री भी क्या जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, हालांकि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटेन जो है वो गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन जो है वो संवैधानिक गणराज्य है। ऐसा है, संवैधानिक राजतंत्र है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। जबकि भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे समझ, देखिए ब्रिटेन में जो राजा और रानी होते हैं, राजा और रानी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जबकि गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब यही होता है जो राज्य का प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना हो, वंश परंपरा के आधार पर ना हो, उसका निर्वाचन हो, ठीक है ना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। हमारे यहाँ हम भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि भारत में जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चुनी गई वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई, ठीक है ना। हालांकि जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो निर्वाचन ही तो होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का। लेकिन ब्रिटेन में देखिए जाके आप, वहां पर राजा और रानी होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख, लेकिन क्या उनका चुनाव होता है? उनका चुनाव नहीं होता है। ब्रिटेन में इस टाइम राजा कौन, रानी कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड है। एलिजाबेथ सेकेंड के बाद वहां पर कौन होगा? वहां पर होंगे, वहां पर विलियम, वहां पर चार्ल्स होंगे। चार्ल्स के बाद कौन होगा? उनका बेटा होगा विलियम, ठीक है ना। इस तरीके से फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। तो ब्रिटेन में हम अभी से बता सकते हैं कि अगला ब्रिटेन का राजा कौन होगा? चार्ल्स होगा। उसके बाद अगला राजा कौन होगा? विलियम होगा। विलियम का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा फिर वो अगला राजा होगा। लेकिन क्या आप अभी भारत में बता सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? क्या आप भारत में बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। अब मैंने यहां पर संवैधानिक वर्ड क्यों जोड़ा है? देखिए पहले भी राजतंत्र हुआ करते थे, जैसे कि मौर्यन पीरियड में आप देखें, मुगल पीरियड में देखेंगे, कितने सारे राजतंत्र हुए हैं, कितने सारे भारत में ऑटोक्रेसी हुई है, ठीक है ना, राजतंत्र हुए हैं। वो निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा के पास अल्टीमेट पावर होती है, राजा के पास कोई फाउंडेशन नहीं होती है। राजा जो चाहे, जैसे चाहे, हर तरीके के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसको बोलते हैं निरंकुश राजतंत्र। लेकिन ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजा और रानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। राजा और रानी ब्रिटेन के मंत्री परिषद की सलाह पर ही सारे निर्णय लेते हैं, सारे काम करते हैं।
ब्रिटेन में ये तक कहा जाता है कि राजा और रानी की सांसें मंत्री परिषद की इच्छा पर निर्भर करती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र भी नहीं है, क्योंकि वहां राजा और रानी के पास अल्टीमेट पावर नहीं है। राजा और रानी जो चाहे निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां राजा और रानी सारे निर्णय वहां की मंत्री परिषद की सलाह पर लेते हैं। वहां की मंत्री परिषद की सलाह के गुलाम है वहां के राजा और रानी। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, गणराज्य को। और मैंने हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट उसको भी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो प्रस्तावना का शासन का स्वरूप था, नेचर ऑफ गवर्नेंस, वो खत्म हो गया, वो वाला हिस्सा, ठीक है ना। हालांकि उसमें काफी टाइम लग गया, बीच में छुट्टियां हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माय डियर स्टूडेंट, लेकिन हेल्थ की वजह से छुट्टियां हुई। अगर फीवर होता तब भी मैं पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मेरी वॉइस ही आप तक क्लियर नहीं पहुंचेगी, जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर मेरे पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा और आपका पढ़ना भी व्यर्थ हो जाता। इस वजह से मुझे ये क्लासेस को रोकना पड़ा, वरना मैं आपके क्लासेस को कभी नहीं रोकता, ठीक है ना। छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम होती, हेल्थ इशू होता, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन ये वॉइस का ऐसा इशू था, क्योंकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन करने का एक ही जरिया है, वो है वॉइस। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, ये वर्चुअल माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों ही व्यर्थ हो जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से आपकी क्लासेस में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन अब क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। बस फ्यूचर में इस तरीके का कोई हेल्थ इशू ना आए, ठीक है ना। ये मेरी भी अल्लाह से गुजारिश है, और आप सब लोग भी भगवान से प्रे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, डटे रहिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।